Hello everyone, Sahil Khan this side. So we are dealing with economy and this is lecture 2. We are preparing student for the residential coaching academy and believe me this lecture is more than enough. After that you have to complete only one thing, economic survey and budget, जिसकी समरी मैं डाल दूंगा. तो स्टार्ट करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई. तो सबसे पहले डिमांड समझते हैं. देखो डिमांड का मतलब क्या है. डिमांड का मतलब ये नहीं है कि मुझे ये आईफोन चाहिए, मुझे ये स्कूटी चाहिए, मुझे ये कार चाहिए, तो ये एक डिमांड है. डिमांड वो नहीं होती, ठीक है. डिमांड होती है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, ठीक है. क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की विच इंडिविजुअल इज़ विलिंग, ठीक है. मैं चाहता हूँ वो चीज़ मैं ख़रीद लूँ, ठीक है, वो चीज़ मेरे पास आ जाए. एबल टू, लेकिन मैं एबल हूँ या नहीं हूँ वो भी देखने पड़ेगी. हाँ, मैं उस लायक हूँ कि मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं उसे ख़रीद सकता हूँ एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड पर्टिकुलर टाइम, ठीक है. उस टाइम पे जैसे मान लो आज के टाइम में एक आईफोन है वो 50,000 रुपये का है, तो उसकी डिमांड क्या होगी कि एक तो मेरे पास उसकी विलिंगनेस हो कि मैं उसे चाह रहा हूँ कि वह उसको ख़रीद लूँ. दूसरा, मेरे पास उतने पैसे भी हैं कि मैं उसको ख़रीद सकता हूँ. तीसरा, 50,000 रुपये की जो आज प्राइस है उस प्राइस पे मैं उसको ख़रीद सकता हूँ, ठीक है. और तीसरा कि आज के आज ही मैं उसे ख़रीद सकता हूँ इस टाइम फ्रेम में. ये होती है डिमांड. चार चीज़ों को मिला के फिर बनती है डिमांड, ठीक है. डिमांड मीन्स दैट डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी बैक बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. डिमांड इज़ नॉट अ सिंपली मेजर ऑफ हाउ मच कंज्यूमर वांट टू डिज़ायर, ठीक है. ये इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक आदमी है वो चाह रहा है कि वो पर्टिकुलर चीज़ है या गुड एंड सर्विस है वो मेरे पास आ जाए, ठीक है. लेकिन ये रिलेशनशिप होता है अबाउट द प्राइस एंड गुड एंड सर्विस, क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट दैट प्राइस, ठीक है. बहुत से ऐसे कंज्यूमर होंगे जिनके पास 30,000 रुपये हैं और वो भी चाह रहे हैं आईफोन ख़रीद ले जो कि 50,000 का है, लेकिन वो नहीं ख़रीद पाएंगे क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है. तो ये एबिलिटी वाली चीज़ है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है. एट पर्टिकुलर प्राइस वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है और टाइमिंग वाली भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आज उनके पास 30,000 रुपये हैं, 2 महीने बाद उनके पास 20,000 और आ जाएंगे. उस टाइम पे वो चीज़ ख़रीद लेंगे, लेकिन उस टाइम पे उसकी वो डिमांड में काउंट नहीं होगा. अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है कि अगर कोई भी शर्ट है उसका आज प्राइस है 400 और अगर उसका प्राइस शाम तक 600 हो जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है. इसका सीधा सिंपल है कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस, अगर किसी भी गुड एंड सर्विस का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, उल्टा है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी किसी भी एंड गुड सर्विस की. लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेंगे. लेकिन अभी फ़िलहाल हम डिमांड कर्व की बात करते हैं. देखो, हमने जान लिया कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, ठीक है. तो अगर डिमांड कर्व बन रहा है ना तो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, क्योंकि डिमांड हमेशा घटेगी. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ करेगा हमारी डिमांड घटेगी, ठीक है. और जो अगर हम चेंज करते हैं ना डिमांड कर्व में, ठीक है, कुछ भी हमारी डिमांड जैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कर्व हमारी राइट शिफ्ट होती है, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल पहले हमारा यहाँ पे था ये डिमांड कर्व, देखो ये प्राइस है और ये हमारी क्वांटिटी है. पहले यहाँ था, जैसे हमने प्राइस इंक्रीज़ किया यहाँ पे तो ये यहाँ पे इसका जो क्वांटिटी है वो भी चेंज हो गई और प्राइस भी चेंज हो गए और ये कर्व इधर आ गया, ठीक है, यहाँ. तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, ठीक है. इसको कहते हैं डिमांड कर्व शिफ्ट, ठीक है. ये कहाँ होगा, ये आपका राइट में होगा, ठीक है. याद रखना डिमांड कर्व का राइट में होगा. अब कुछ गुड्स की बात कर लेते हैं. कुछ गुड्स होते हैं सप्लीमेंट गुड, कुछ होते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड. सप्लीमेंट और सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं, मान लो कि मेरे पास मैं गया दुकान पे और मुझे चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल पेप्सी वाला ही ले लेते हैं कि मुझे चाहिए कोको कोला. उसने कहा यार कोको कोला तो नहीं है, तुम ऐसा करो पेप्सी ले लो, ब्लैक कलर है, सेम क्वांटिटी है और ये है वो है, तुम कोको कोला ले लो. अगर मैं मेरा काम चल जाता है कोको कोला से तो मैं कोको कोला ले लूँगा, ठीक है. ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड कि
ईजिली कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अनदर फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट, कि हम उस गुड को ईजिली यूज़ कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट, कि हमारी वांट है कि मुझे तो सिर्फ अभी कोका कोला पीनी थी, कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, ठीक है, अभी वो नहीं है कोका कोला, तो मेरा काम तो दूसरी से भी चल सकता है, ठीक है, वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड। फॉर एग्जांपल क्या होता है, कई बार मेडिसिन लिखते हैं डॉक्टर, ठीक है, वो काफ़ी महंगी होती है, तो फार्मिस्ट क्या करता है, उनका सब्स्टिट्यूट मेडिसिन दे देता है, वो प्राइस में क्या होती हैं, चीप होती हैं, लेकिन उसमें जो क्या कहते हैं उनका इंग्रेडिएंट है, जो भी सॉल्ट वगैरह है, वो सब वही रहता है, ठीक है। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो होते हैं जो कि एक साथ यूज़ किए जाते हैं, दैट गुड विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई पर्टिकुलर वांट। फॉर एग्जांपल चाय के साथ पत्ती, ठीक है, दूध के साथ पत्ती, चाय, चीनी। अगर हमें चाय बनानी है, बिना पत्ती के चाय बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना, ठीक है। अगर हमें हलवा बनाना है, ठीक है, हलवा बनाना है, बिना सूजी के हलवा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। तो ऐसी चीज़ें जो एक साथ मिलके फिर पर्टिकुलर जो वांट है उसको सेटिस्फाई कर दिए, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। अगर हमें खीर बनानी है तो दूध के साथ खीर वाले चावल भी तो चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है, जब भी तो फाइनली खीर बनेगी, और चीनी भी चाहिए। तो ये होते हैं कि साथ में मिलके फिर एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने वाले गुड्स। तो ये थे हमारे सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट गुड। उसके बाद बात करते हैं डिमांड की। तो एक होती है इंडिविजुअल डिमांड, कि मैं पर्टिकुलर आदमी या फिर पर्टिकुलर फर्म एक डिमांड कर रहा हूँ किसी भी कॉमोडिटी की, ठीक है। और एक होती है मार्केट डिमांड, कि पूरी मार्केट ही उसी चीज़ की डिमांड कर रही है जो एक पर्टिकुलर आदमी कर रहा है। अब देख लेते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड फॉर कम्युनिटी रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल बायर इज़ विलिंग टू बाय एट अ प्राइस एट अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात हो रही है मार्केट में, ऑल द बायर ऑफ द गुड, ठीक है, पूरे जो मार्केट में बायर्स हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, कि डिमांड किस चीज़ पे डिटरमाइन करती है, ठीक है। भाई किसी चीज़ की डिमांड घट रही है, बढ़ रही है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले तो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, कि अगर कोई भी कॉमोडिटी है ए, अगर उसकी प्राइस ही बढ़ जाती है तो डिमांड तो ऑटोमेटिक घट जाएगी, जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है। तो सबसे पहले ये। सेकंड कि सब्स्टिट्यूट गुड है। सब्स्टिट्यूट गुड कौन से होते हैं कि वो ईजिली रिप्लेस कर देते हैं उनको। अगर उनकी डिमांड बढ़ जाए, वो इनका प्राइस बढ़ जाए, किनका? सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूट गुड फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है वो है मेरा कोका कोला, सब्स्टिट्यूट है उसका पेप्सी। अब मान लो पेप्सी और कोका कोला इनके रेट है 90 और 90, और मान लो पेप्सी का रेट एकदम से 100 हो गया रातों रात, तो इस पे जो मेन हमारा गुड है उस पे उसका क्या इम्पैक्ट डलेगा? ये और ज़्यादा बिकने लग जाएंगे ना, 90 रुपये में, और हमें चाहिए भी यही, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी यही है, तो ये और ज़्यादा बिकेगी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का क्या इम्पैक्ट होगा? मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसका प्राइस इंक्रीज़ हो गया। फॉर एग्जांपल चीनी का प्राइस इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, पत्ती का हाँ थे हाँ, तो हमें चाय बनानी है, ठीक है, तो चाय पत्ती का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो होगा क्या, जो हमारा चाय है, चाय जो मेन हमारा गुड एंड सर्विस जो है फूड, उसकी डिमांड हमारी कम हो जाएगी। देखो ना कि भाई कई बार क्या होता है, या तो वो प्राइस बढ़ाएंगे पूरी चाय का, या फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब बात कर लेते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल मान लो किसी की सैलरी बढ़ गई, ठीक है, तो वो डिमांड तो उसकी बढ़ी जाएगी, कोई भी गुड एंड सर्विस हो, ठीक है। किसी के पास अगर पैसे आ गए तो वो खर्च तो करेगा ना, एक्सपेंडिचर एंड डिमांड दोनों बढ़ जाएगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, इसका मतलब है कि कोई आदमी है उसको पर्टिकुलर चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मतलब कि उसकी प्रेफरेंस है, वो चीज़ को ही लेगा, तो उसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहेगी। एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस, इसको कहते हैं स्पेकुलेटिव प्राइसेस। इसका मतलब होता है कि आपको लग रहा है कि आज के टाइम में ये चीज़ महंगी नहीं है, लेकिन कल तक ये चीज़ महंगी हो जाएगी, ठीक है। आप उस चीज़ को पहले से ही खरीद के रख लोगे। फॉर एग्जांपल कोविड में, ठीक है, कोविड में जो टाटा सोल्ट की जो 1 kg वाली पैकेट आता है,
वो नॉर्मली 25 रुपीज़ का आता था, वो वहाँ पे 50-50 रुपये का बिका था, ठीक है। तो वो क्या होता है कि पहले से ही उसको होर्डिंग करके रख लेना, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर में वो ज़्यादा महंगा बिकेगा। ये होता है कि फिर उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अदर फैक्टर है डेमोग्राफिक एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ पे सब्सिडी दे देती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, अगर उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है तो घट जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। रीज़न क्या है कि लो ऑफ डिमांड का, ऐसा कुछ नहीं। अभी देख लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड है वो घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। उसमें हमें ये चीज़ देखनी है कि वो जो घटती बढ़ती है वो किस बेस पे बढ़ती है। फर्स्ट है कि हमारे प्राइस बढ़ गया, ठीक है, प्राइस बढ़ गया किसी भी कमोडिटी का, तो डिमांड में भी फ्लैक्चुएट होगी। मान लो कि इनकम बढ़ गई किसी आदमी की, तो भी डिमांड में फ्लैक्चुएट होगी। मान लो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं, उनमें भी अगर ऊपर नीचे उनकी प्राइस हो गया तो भी डिमांड हमारी फ्लैक्चुएट होगी। तो ये चीज़ थी, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे कि इनका क्या क्या है। पहले हम 2-3 चीज़ देख लेते हैं। गिफिन गुड क्या होते हैं। देखो, गिफिन गुड वो गुड होते हैं जो कि इन्फीरियर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत ही लो लेवल के गुड, ठीक है, क्वालिटी बहुत ख़राब होती है, जो नॉर्मली जो पुअर पीपल होते हैं वो उनको यूटिलाइज एंड यूज़ करते हैं, ठीक है। गिफिन गुड आर द इन्फीरियर गुड, दे आर कंज्यूम्ड बाय द पुअर्स, इट वॉयलेट द लॉ ऑफ डिमांड। देखो, गिफिन गुड्स है ना, ये लॉ ऑफ डिमांड को वॉयलेट करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, घट जाएगी। लेकिन जो गिफिन गुड होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जो गरीब लोग होते हैं, वो उनकी शर्ट देखिए आपने 200-200 रुपये वाली, 150-150 वाली वो शर्ट पहनते हैं, तो उसमें अगर उनका उसमें प्राइस और भी बढ़ा दिया जाए, मान लो कि कोई शर्ट है वो 150 रुपये की है और कल को जाके वो 250 को हो जाए, तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि इससे ये कहीं 300-400 की ना हो जाए, तो उसकी ये उसको ख़रीद लेंगे, तो उसकी डिमांड और ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, ठीक है। ये होता है गिफिन गुड्स, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। अब देखो, वाई डू दे वॉयलेट द लॉ ऑफ डिमांड। जो गिफिन गुड होते हैं वो क्यों जो लॉ ऑफ डिमांड उसको, ये हमने बात कर ली है कि इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज द परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। और उनका हमारा कोई क्लोज सब्सिट्यूट भी नहीं होता गिफिन गुड का। मान लो गिफिन गुड है, उसका अगर उसका प्राइस बढ़ भी गया, मान लो कोई, जैसे हमने शर्ट की बात करी, तो 150 रुपये की नॉर्मल आ रही थी, अब हो गई 250 रुपये की। अब क्या 250 रुपये की होने के बाद इसका कोई सब्सिट्यूट भी है कि इसके जगह हम कुछ और ख़रीद लें, कोई और सी शर्ट ले लें, क्योंकि गरीब लोगों के पास कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है इसका गिफिन गुड का, क्योंकि वो तो सबसे पहले ही सबसे कम कीमत की चीज़ को वो कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना है कि उनके पास कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है कि वो कुछ और शर्ट ख़रीद लें या फिर कोई और गुड परचेज कर लें, इस वजह से, और ये वॉयलेट करता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ डिमांड के ना कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड आपको पता है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, वेबलेन गुड। वेबलेन गुड होता है लग्जरी गुड, ठीक है, लग्जरी, महंगा, आईफोन, लैम्बोर्गिनी, BMW, लग्जरी कार्स, ये सारी चीज़ होती हैं, क्या होती हैं हमारी वेबलेन गुड, कि अगर इनका प्राइस बढ़ भी गया ना तो भी इनकी डिमांड बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज कोई आईफोन है, मान लीजिए 1 लाख का है, कल को जाके वो 1,20,000 का हो जाए, तो उसकी डिमांड और इंक्रीज़ हो जाएगी, घटेगी नहीं। गिफिन गुड की हमने बात कर ली है, ठीक है, गरीबों वाला। नेसेसिटीज़, कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जैसे कि हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, और जो भी मेडिसिन होती हैं, ठीक है, वो ऐसी है कि हमें चाहिए चाहिए, चाहे उनका प्राइस बढ़े चाहे घटे, उनसे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का हमारा एक्सेप्शन है। और कुछ ऐसी चीज़ होती है जो स्कार्स, मतलब कोई घटने की कगार पे है, ठीक है, मान लो कि पेट्रोल है, अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो भी हम उसको खरीदेंगे, क्योंकि वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें पता है कि वो मतलब कि कल को उसका प्राइस बढ़ने वाला है या फिर वो ख़त्म होने वाला है, तो हम उसको कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा खरीदेंगे और उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, ठीक है। प्राइस चाहे कितना ही बढ़ता रहे, लेकिन उसकी डिमांड को भी हम बढ़ा देंगे। तो ये था लॉ ऑफ डिमांड और उसकी एक्सेप्शंस, और ये सारी चीज़ हमने बात कर ली हैं।
अब देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर प्राइस बढ़ा देंगे किसी चीज़ का, घटा देंगे, तो डिमांड में कितनी फ्लक्चुएशन आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, इट इज़ परसेंटेज ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, कि क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं हम, उसमें कितने चेंज आ रही है अगर किसी चीज़ का प्राइस चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ सिंपल ये याद रखना है कि कब क्या होगा। देखो अगर पीईडी, देखो पीईडी ये है, ऊपर क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे है चेंज इन प्राइस। अगर पीईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उसका मतलब है डिमांड इलास्टिक है, मतलब कि ऊपर नीचे हो सकती है। अगर पीईडी की वैल्यू लेस देन 1 है तो डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करेगी। अगर पीईडी की वैल्यू इक्वल टू 1 है, इसका मतलब यूनिट इलास्टिक है, मतलब एक इलास्टिक है, ठीक है, यूनिट इलास्टिक है, एक बार। अब बात कर लेते हैं इनकम की। अगर इनकम बढ़े घटे तो डिमांड में क्या फ़र्क आएगा। तो यही है कि इसको डिनोट कर रहे हैं YED से, इनकम वाले को। अगर ये पॉजिटिव आता है इसका मतलब जो गुड है वो हमारा नॉर्मल गुड है। अगर YED की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब है गुड है वो इन्फीरियर गुड है। अगर YED की वैल्यू ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी आती है, इसका मतलब जो गुड है वो लग्जरी गुड है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। फिर तीसरा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, जिसको कहते हैं हम कि अगर डिमांड ऑफ द गुड ए एंड चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड बी, मतलब कि कोई जो गुड ए है ना वो क्या है, सप्लीमेंट है या सब्स्टिट्यूट है, और दूसरा मान लो कि एक जो गुड है सब्स्टिट्यूट है। अगर सब्स्टिट्यूट की जो प्राइस बढ़ गया या घट गया तो जो मेन गुड है उसमें उसके प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आएगी, ठीक है, ये चीज़ है। अगर गुड ए या तो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए या कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए, या फिर वो दोनों अनरिलेटेड है, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। तो XED की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो वो सब्स्टिट्यूट गुड है, XED की वैल्यू अगर नेगेटिव आई तो वो कॉम्प्लीमेंट गुड है, और XED की वैल्यू अगर 0 आई तो वो दोनों आपस में रिलेट नहीं करते हैं, ठीक है, ये था। अब देख लेते हैं कि लो ऑफ सप्लाई क्या होता है, ठीक है, लो ऑफ सप्लाई। अब हमने पढ़ लिया पूरा कंसेप्ट ऑफ डिमांड, ठीक है, लो ऑफ डिमांड। अब हम पढ़ रहे हैं सप्लाई की। सप्लाई का सीधा ये है, उसका उल्टा कर देना कि मान लो अगर प्राइस बढ़े, ठीक है, देखो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ फर्म सेल ऑफर द सेल एट द गिवन प्राइस। लो ऑफ सप्लाई कहता है कि क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द प्राइस। जब प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस घटेंगे तो सप्लाई भी घटेगी, सीधी बात है, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल सप्लाई, कोई इंडिविजुअल आदमी, ठीक है, सप्लाई कर रहा है कोई कमोडिटी को, ठीक है, और मार्केट में जो सब मिलके, ठीक है, सप्लाई ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट, वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये था, ये हमने पढ़ लिया है, ये भी हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे देखो कई बार क्या होता है कि प्राइस में ना इलास्टिसिटी होती है एक्सपेंडिचर पे। मान लो कि आपकी डिमांड है वो इलास्टिक है, मतलब डिमांड बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो होगा क्या कि अगर आपके प्राइस ना कम हो जाए, ठीक है, किसी भी गुड का, देखो मान लो कोई चीज़ सस्ती हो गई, इसका मतलब सीधा ये है कि अगर कोई चीज़ सस्ती है और आपके पास ये चॉइस है कि आप अपनी डिमांड को बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, और कोई चीज़ सस्ती हो गई है तो आप थोड़ी वहाँ पे उस चीज़ को छोड़ोगे तो आप एक्सपेंडिचर और ज़्यादा कर दोगे और उसकी डिमांड को बढ़ा दोगे, ठीक है। अगर आपकी डिमांड है वो इन इलास्टिक है, मतलब कि आपको जितनी चीज़ आप लेने गए हो मार्केट में उतनी ही लोगे, ना उससे ज़्यादा लोगे ना कम लोगे, तो उसमें उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर क्या होगा, इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर कम होगा, ठीक है। तो व्हेन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इज़ इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक, तो डिक्रीज इन प्राइस। मान लो प्राइस अगर गिर भी गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो फिर वो क्या कर देगा, टोटल एक्सपेंडिचर है जो आपका उसको भी डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर। याद रखना कि इन इलास्टिक है, अगर आप डिमांड इन इलास्टिक है, जब आप चेंज ही नहीं कर सकते तो प्राइस गिरेगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी गिरेगा, और इलास्टिक में अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका आपका प्राइस घटेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब लास्ट चीज़ एक हो रहा है कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, या फिर इसको कहते हैं प्राइस मैकेनिज़्म और इनविजिबल हैंड। देखो जब मार्केट में डिमांड ऑफ सप्लाई और डिमांड और जो सप्लाई है वो इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट हो जाए। मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ अ सिचुएशन इन विच क्वांटिटी कमांडेड
ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये होता है मार्केट मैकेनिज्म, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। इट इज़ डिटरमाइंड एंड मेंटेन इन द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर लिया हमने, ये सारी चीज़ हमने बात कर ली है। देखो नॉर्मल गुड क्या होता है, नॉर्मल गुड वो होता है कि जो नॉर्मल यूज़ में हम लेते हैं उसका जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द इनकम। अब देखो कोई नॉर्मल गुड है, ठीक है, अब मान लो कि आपकी प्राइस मतलब इनकम बढ़ गई तो आप उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे, ठीक है, डिमांड भी बढ़ा देंगे। मान लो आप आज 500 की शर्ट पहन रहे हो और वो नॉर्मल है आपके लिए और आपकी इनकम बढ़ गई तो आप 2 शर्ट पहनोगे, ठीक है, तो ये क्या हो गई, डिमांड बढ़ा दिया आपने। लेकिन इन्फीरियर गुड है, ठीक है, अगर इन्फीरियर गुड है और आपके प्राइस बढ़ गए, ठीक है, कोई इन्फीरियर गुड है, मान लो आप 200 की शर्ट पहन रहे हो और अब आपकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, आपकी इनकम सैलरी बढ़ गई और आप पहले 200 की शर्ट पहन रहे थे, तो आज भी क्या 200 की पहनोगे, नहीं पहनोगे ना, आप 500 वाली पहनोगे ना। तो ये वाली चीज़ है कि जो 200 वाली जो चीज़ थी उसकी डिमांड आपने घटा दी। इसमें नेगेटिव रिलेशन रहेगा, इसमें पॉजिटिव रिलेशन रहेगा इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड एंड इन्फीरियर गुड। सो ये था पूरा अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और एक चीज़ और कर लेते हैं, उसके बाद नेशनल इनकम बचेगा। तो एक होता है कि मार्केट सिस्टम क्या होता है। मार्केट सिस्टम में 2 होता है, एक तो परफेक्ट मार्केट होती है, एक होती है इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, जो परफेक्ट मार्केट है उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन देखेंगे, और इम्परफेक्ट मार्केट है उसमें 3 आती है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो सबसे पहले परफेक्ट मार्केट देखते हैं कि इसमें बहुत सारे बायर्स भी होंगे, बहुत सारे सेलर्स भी होंगे। इनका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट होमोजीनियस होगा, ठीक है, एक जैसे दिखने का होगा। फर्म हो वो प्राइस टेकर है, ठीक है, वो प्राइस अपने रख सकते हैं, ठीक है, फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट मोबिलिटी है। अब देखो मोनोपोली में क्या होता है, कहीं भी अगर मोनोपोली होगा तो वहाँ पे सिंगल सेलर होगा, बायर बहुत सारे होंगे, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी तो वो मोनोपोली करेगा। नो टू एंट्री, प्राइस मेकर, वो प्राइस मेकर कर सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भाई वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। देखो एक बार क्या था, हम जिस लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे वो फर्स्ट लाइब्रेरी खुली थी, पहली एक सिंगल, तो वो आदमी किसी से मन चाहे पैसे लेता था, ठीक है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता था, समझ गए, जो उसके मन में आता था वो पैसे लेता था, क्योंकि उस टाइम पे कोई लाइब्रेरी नहीं थी आसपास में, तो वो मोनोपोली करता था अपनी। अब देखो ओलिगोपोली, ओलिगोपोली का क्या है, फ्यू फर्म होंगे, ठीक है, कुछ ही होंगे, होमोजीनियस प्रोडक्ट बस सब्सटीट्यूट। देखो प्रोडक्ट तो दिखने में एक जैसे होंगे लेकिन उसका सब्सटीट्यूट नहीं होगा। सेलिंग कॉस्ट, इंटरडिपेंडेंस, प्राइस भी रिजिड होंगे, ठीक है, एक बार मतलब फिक्स कर दिए तो उससे नीचे नहीं आएंगे वो वाले सिस्टम। मोनोपोलिस्टिक, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ फर्म होंगे, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है, मतलब कि सिमिलर तो प्रोडक्ट होगा लेकिन डिफरेंस किसका होगा, ब्रांड का, मतलब जैसे कि शूज़ हो जाते हैं, ठीक है, कोई पूमा का है, कोई एडिडास का है, ठीक है, जो ब्रांड का डिफरेंस होता है। सेलिंग कॉस्ट, नॉन प्राइस कंपटीशन, ठीक है, ये सारी चीज़। एक चीज़ और होती है कि इकोनॉमी में ना कुछ इंजेक्शन होते हैं जिनको हम इंजेक्ट करते हैं, और कुछ लीकेज होती हैं, तो वो देखना है। इंजेक्शन आर द एक्सटर्नल फैक्टर दैट एड टू द सर्कुलर फ्लो इनकम, दे कैन बी क्लास 3 कैटेगरी, ठीक है, कोई हम बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारी इकोनॉमी को बूम कर रही है, तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो इकोनॉमी हमारी क्या बूम करेगी। गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, ठीक है, वहाँ पे भी एजुकेशन पे, गुड एंड सर्विस पे, हेल्थ केयर पे, वो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। एक्सपोर्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इंजेक्शन है, ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए इंजेक्शन है, याद रखना। अब देखो एब्जॉर्वर क्या है, ठीक है, अब एब्जॉर्वर को देखते हैं कि एब्जॉर्वर क्या है, मतलब कि लीकेज कहाँ से होती है। जो नेगेटिव चीज़ क्या है, सेविंग कर रहे हैं, देखो अगर हम सेविंग करेंगे, पैसे को सेव करेंगे और उसको कैपिटल में यूज़ नहीं करेंगे उसको, ठीक है, उसको हम वापस से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो कहाँ से हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है और कैपिटल है उसका फॉर्मेशन कैसा होगा। तो सेविंग हमारा क्या है, लीकेज। टैक्सेस की बात कर लेते हैं, जो टैक्स लगाते हैं ना गवर्नमेंट, वो भी कहीं ना कहीं हमारा जो पैसा है उसको कहीं ना कहीं मूव करते हैं वो, ठीक है, ये सारी चीज़ होती हैं। इम्पोर्ट्स, फाइनली इम्पोर्ट, दिस रेफर टू द लीकेज। जो इम्पोर्टेंट, देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट है वो क्या है, इंजेक्शन, जो इम्पोर्ट यहाँ पे है वो क्या है, फाइनली
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीकेजेस। सो फाइनली दिस इज़ लेक्चर 2, जिसमें हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट को डील किया, और थर्ड लेक्चर में हम नेशनल इनकम को पढ़ेंगे, और फिर फाइनली हम इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।